नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं कोटक बैंक के बारे में। कोटक बैंक का पूरा एनालिसिस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस कैसे है, लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, एनपीएस में कितना सुधार हुआ है, कितना रेवेन्यू बढ़ा है, उसके साथ साथ टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, कौन से ऐसे चार्ट पे इंडिकेटर्स है या फिर कौन से ऐसे चार्ट के ऊपर लेवल्स है जिसको क्रॉस करते ही स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनने की क्षमता है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोटक बैंक का एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी और कोटक बैंक का परफॉर्मेंस 2017 से लेके 2021 तक, लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। 2017 की अगर बात करें तो कोटक बैंक का रिटर्न जो था वो 40% था, अराउंड 40%। निफ्टी का रिटर्न था 28%। मतलब 2017 में कोटक बैंक ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था। सेम चीज 2018 में थी। कोटक बैंक ने रिटर्न दिए थे 24% के, निफ्टी ने रिटर्न दिए थे 3% के। 2019 में भी ये सिलसिला जारी रहा। कोटक बैंक के रिटर्न थे 34% के आसपास, 35% के आसपास, और निफ्टी के रिटर्न थे 12% के आसपास। 2020 जो पैंडेमिक ईयर था, मतलब सारे मार्केट गिरे हुए थे, ग्लोबल मार्केट भी यहां पे गिरा हुआ था, उस वक्त भी 2020 में भी कोटक बैंक ने लगभग 17-18% के रिटर्न जनरेट किए थे और निफ्टी ने 14% के रिटर्न जनरेट किए थे। तो 2021 में थोड़े से परफॉर्मेंस यहां पे डाउन हुए हैं। कोटक बैंक ने 2021 में -9.93% के रिटर्न जनरेट किए हैं और निफ्टी जो है वो 24% के रिटर्न के ऊपर बैठा है। तो 4 साल में अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करने के बाद 5वें साल यानी कि 2021 में रिटर्न्स जो है वो थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की अगर हम बात करें, FY21 की अगर बात करें तो कंपनी के जो निम्स है वो कंपनी के निम्स 4.62% पे है। काफी अच्छे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपडेट दे रहा हूं। ग्रॉस एनपीएस जो है, जो एनपीएस रहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो रहते हैं, वो 2.71% पे है। मतलब इतने भी ज्यादा नहीं है, ये ग्रॉस है। इसके आगे हम देखेंगे कि नेट एनपीए कितने हैं, वो भी थोड़े से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो कासा रेशो है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशो जो है वो 59.90% का है। FY21 की बात कर रहे हो। कासा रेशो हमें क्या करता है कि फंड इनके यहाँ पे किस तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं, इजीली फंड इनको अवेलेबल हो जाते हैं, यहाँ पे इनके यहाँ से इजीली फंड हमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो रेशो काफी अच्छा यहाँ पे निकल के आ रहा है FY21 का 59.90% का। अगर हम कासा वर्सेस लिक्विडिटी की बात करें तो वो यहाँ पे CASA मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वर्सेस लायबिलिटी की अगर बात करेंगे तो वो 43.73% पे है FY21 पे। यानी कि इजीली इस बैंक के लिए फंड अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है इनको लायबिलिटीज और करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या कासा रेशो में कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और ऑल टाइम हाई जो है स्टॉक का है वो है 2734 रुपए और लो जो है इस साल का अगर हम बात करें तो वो 1431 रुपए का है। 1431 रुपए का लो है और करंट मार्केट कुछ 1750 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो ये तो अभी की बात हो गई। थोड़ा सा निफ्टी का और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं चार्ट के ऊपर। ये आप देख सकते हैं 2021 से लेके 2022 तक का यहाँ पे चार्ट है, किस तरीके से निफ्टी ने यहाँ पे परफॉर्म किया है मंथ वाइज और किस तरीके से यहाँ पे कोटक बैंक ने परफॉर्म किया है। नीचे वाली जो ब्लू कलर की लाइन है वो कोटक बैंक की है और ऑरेंज कलर की लाइन जो है जो वो निफ्टी का चार्ट हमें यहाँ पे दिखाती है। तो निफ्टी जिस तरीके से परफॉर्म किया है उसी तरीके से उससे ज्यादा 2021 से के पहले तक बैंक इसने परफॉर्म किया था। लेकिन 2021 में आप देख रहे हो निफ्टी ने परफॉर्म किया है लेकिन स्टॉक यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाया। बीच में एक हाइक आया था जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है या फिर फाइनेंशियल्स खराब है, वो हम आगे देखेंगे। आगे जाके हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें पता चलता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करना है तो कितने परसेंट FIIs है, कितने परसेंट DIIs है, रिटेल का कोटा कितना है, ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 25.99%, 26% तक बैठी है। उसमें म्यूचुअल फंड 8.51% है। DIIs जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो रहते हैं वो 6.98% है, लगभग 7% के आसपास। और जो FIIs है, फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा इस बैंक में आया है।
वो है लगभग 42.06%। मतलब बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये एक अच्छा साइन है कि ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर का कोटा अगर देखें तो 16.46%, लगभग 16.5% रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो ये यहाँ का शेयर होल्डर पैटर्न जो है वो हमें पता चलता है। इसके बाद अगर फाइनेंशियल रेशोज की बात करें, पी रेशो की बात करें, ईपीएस की बात करें, पीबी रेशो की बात करें और बुक वैल्यू की बात करें, तो 5 साल का डेटा हमने यहाँ पे दिखाया है। तो सबसे पहले हम पी रेशो की बात करें तो 2017 में 32.5 था, 2018 में 32.2 था। इतना चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू जो होता है वो ज्यादा हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है, ना कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, क्योंकि एनपीएज और कासा रेशो की वजह से हमें प्राइस टू बुक रेशो ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना होता है। फिर भी यहाँ पे पी रेशो जो है वो काफी अच्छा निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें सेक्टर पी की, सेक्टर पी से थोड़ा महंगा यहाँ पे स्टॉक हमें दिखाई देता है। सेक्टर पी की बात करें तो लगभग 26-27% का सेक्टर का पी आता है, और अगर इस स्टॉक का करंट पी रेशो बात करें तो लगभग 33%, 33.6 के आसपास निकल के आता है। तो पी रेशो ज्यादा है, इसका मतलब ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है ऐसा नहीं होता है। कंपनी के बाकी सारे भी एस्पेक्ट हमें देखने होते हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पे बात करनी होती है। अगर हम यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 2017 में बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस में भी देखा था कि 2017 में निफ्टी को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया था स्टॉक ने, तो इसकी वजह से ईपीएस इसका अच्छा खासा निकल के आया। उसके बाद ईपीएस लगातार कम होता रहा है और 2021 में अर्निंग पर शेयर जो है वो 12.29 पे आ गया है। मतलब लगातार ईपीएस कम होना ये एक कंपनी की ग्रोथ कम होते हुए हमें दिखाई देता है, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी हमें कंसिडर करने होंगे। सिर्फ आप एक फाइनेंशियल रेशो पे जाओगे तो आप शायद गलत हो सकते हो, बाकी सारी चीजों भी आपको देखना होता है और उसके साथ ही आपका एनालिसिस जो होता है वो आगे आपको करना होता है। उसके साथ साथ अगर पीबी रेशो देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बैंकिंग सेक्टर में हमें देखनी होती है वो पीबी रेशो। पीबी रेशो हमें यहाँ पे क्या बताता है, 4.17 का है 2017 में, 3.9 का है 2018 में, 4.41 सबसे ज्यादा है 2019 में, 3.72 और अभी जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो 4.12 का है। मतलब पीबी रेशो यहाँ पे स्टेबल है, अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू है, इसकी वजह से ये कंपनी मुझे थोड़ी सी अट्रैक्टेड लग रही है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू लगातार यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिख रही है। 15.38 था 2017 में, 31.15 था, उसके बाद 18 में, 19 में 14.45 था, 20 में 15.32 था और अभी जो बुक वैल्यू है वो 26.57 है। ये भी काफी अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि बुक वैल्यू परसेंटेज काफी अच्छे यहाँ पे और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे 5 इयर्स की एवरेज ग्रोथ की, इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो की है और कोटक बैंक की ग्रोथ एवरेज किस तरीके से आई है। अगर हम इसकी बात करें तो करंट रेशो जो है वो इंडस्ट्री का 11.74% था और कोटक बैंक का 16.97% था। मतलब करंट रेशो के मामले में इंडस्ट्री से भी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कोटक बैंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट 5 साल का एवरेज है ये। नेट इनकम की बात करें तो 11.53% का इंडस्ट्री का ग्रोथ था और यहाँ पे जो कोटक बैंक का ग्रोथ है वो 23.63% है। बहुत ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री है, नेट इनकम के मामले में कोटक बैंक ने ग्रोथ की है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 12.95% रेवेन्यू ग्रोथ थी इंडस्ट्री की, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की। उसमें कोटक बैंक की जो अगर पर्टिकुलर एवरेज ग्रोथ दिखाई दे तो वो 15.18% है। मतलब 15.20% के आसपास यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो निकल के आती है। बहुत ही अच्छे यहाँ पे नंबर्स निकल के आते हैं अगर हम टोटल ओवरऑल 5 साल का एवरेज यहाँ पे देखें तो। उसके बाद अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे लगातार 2018 से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में लगभग 38,813 करोड़ का था। उसके बाद 2019 में 45,979 करोड़ का हो गया, FY 2020 में 50,365 करोड़ का हो गया और FY 2021 में 56,814 करोड़ का हो गया। मतलब लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। इबिटा में भी यहाँ पे बढ़ावत दिखाई दे रही है, इबिटा भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है और नेट इनकम भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 2018 के मुकाबले अगर आप 2021 का नेट इनकम बात करें तो 10,000 करोड़ के आसपास नेट इनकम इनका जा रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है। उदय कोटक साहब को सलाम है, उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी अच्छी तरीके से बैंक ये तैयार की और अच्छा खासा यह परफॉर्म कर रही है।
एनपीएस की बात करें तो 0.98% थे 2018 में, 2019 और 2020 में कम हो गए क्योंकि 2019-20 में थोड़ा सा पैंडेमिक सिचुएशन था, उसकी वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन 2020 का जो इम्पैक्ट है वो 2021 में थोड़ा सा दिखाई दिया, इसकी वजह से 1.21% 2021 में एनपीएस निकल के आ रहे हैं। ये अभी साल चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी वजह से 2022 के पूरा एनालिसिस हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल्स तो बहुत सारे अच्छे यहाँ पे दिखाई देते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल्स में भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल लेवल पे कहाँ पे स्टॉक पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे स्टॉक को यहाँ पे क्रॉस करने के बाद हमें अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकती है, वो भी सारी चीजें हम थोड़े से देख लेते हैं। तो टेक्निकल्स के लिए हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखेंगे टेक्निकल्स के बारे में। तो कोटक बैंक का यहाँ वनडे का चार्ट हमने ओपन किया है। ऑल टाइम हाई की अगर बात करोगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया है ऑलमोस्ट 2253 का, ये रिसेंट का हाई है। जो मैंने पहले ऑल टाइम हाई बताया था वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पे लो की अगर बात करोगे तो लगभग स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया है, एग्जैक्ट हम देखेंगे तो रिसेंट लो जो बनाया है वो 1676-1675 के आसपास है। अब थोड़ा सा जानते हैं किस तरीके से ये ऑल टाइम हाई से कितने परसेंट डाउन है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे लगा दे इंफॉर्मेशन लाइन और यहाँ से नीचे तक देखें तो हमें यहाँ पे पता चलता है लगभग 25% डाउन चल रहा है स्टॉक, मतलब 25% लो पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई से 25% नीचे ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्निकल्स की अगर बात करें तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स हमने बनाया है, ये बॉक्स ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फिलहाल स्टॉक के ऊपर। ये अगर एग्जैक्ट अगर आप लेवल देखोगे तो वो लेवल निकल के आता है 1800 से लेके 1820 तक। यहाँ पे एग्जैक्ट अगर देखें तो 1809 से लेके 1824 तक है, लेकिन आप 1800 लेके 1820 तक 1825 तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ऐसा समझ सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस जोन क्यों है इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। जहाँ 1820 जैसे ही क्रॉस किया था स्टॉक में वन साइड रैली आई थी और 2250 तक स्टॉक नॉन स्टॉप यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ गई, गिरावट आने के बाद यही जो लेवल है वो बार बार यहाँ पे टेस्ट होता रहा और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में वहीं पे कंसोलिडेशन दिखाई दी। अब स्टॉक जो है वो 2-3 दिनों से उसी लेवल के पास आके रुक रहा है, मतलब 1800 से लेके 1820 तक स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है और ऊपर की जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है हमने, ये भी उसी लेवल के आसपास हमें दिखाई रही है। अब जब तक ये स्टॉक ये 1820 का लेवल क्रॉस नहीं करता और ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता, स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम नहीं देख सकते हम। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो 1800 से लेके 1825 तक या फिर 1820 भी कह सकते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन भी वहीं पे आती है। तो जब तक 1825 क्रॉस नहीं करता हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम देखने के लिए मिलेगी। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो लगभग 1675 से लेके 1720 1694 है एक्चुअल, जो आप लो देखेंगे तो 1675 के आसपास है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बफर पकड़ा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है 1680 या फिर 1675 से लेके 1700 तक का, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड जोन जनरेट कर रहा है, क्योंकि बार बार स्टॉक 2-3 बार यहाँ पे आके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है या फिर मोमेंटम यहाँ से जनरेट हुआ है। तो ये जो जोन है, ये एग्जैक्ट जोन निकल के आ रहा है 1694 से लेके 1720 तक, तो ये एक डिमांड जोन है। तो यहां से नीचे भी आ जाता है स्टॉक तो यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है 1675 का, तब तक स्टॉक में बड़ी गिरावट नहीं देखने के लिए मिल सकती। तो यहां पे रेजिस्ट अगर होता है तो यहां पे आके फिर से सपोर्ट लेगा, फिर से यहां से ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन और 1820 का लेवल स्टॉक क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम यहां पे कुछ कह नहीं सकते कि स्टॉक में कितना अच्छा मोमेंटम आएगा। अगर ये 1825 क्रॉस कर देता है तो हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तब हम इसके आगे के जो लेवल्स है उसके बारे में बात करेंगे। नीचे की साइड में जो 1828 का ये जो डॉटेड लाइन हमने निकाली है वो 1828 की है, क्योंकि ये स्विंग लो का काम कर रही है। तो यहाँ पे स्विंग लो बना है, तो स्विंग लो के पास तक स्टॉक अगर ये 1675 क्रॉस कर देता है नीचे की साइड में तो 1628 तक आ सकता है। उसके नीचे की लेवल अगर हम देखेंगे तो लगभग हमें यहाँ पे 1543 और 1427 ये बड़े लेवल निकल के आते हैं। अगर गिरावट आती है
तो सबसे पहले तो हमें 1675 के नीचे की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तब ही हम यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं, वरना 1675 से लेके 1720 तक का एक कंजेशन जोन है जो एक सपोर्ट का काम करेगा, जो एक डिमांड जोन का काम करेगा। वहां से स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ऊपर की अगर बात करें तो 1820 से लेके 1825 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक स्टॉक में अच्छी मोमेंटम नहीं दिखाई देगी। तब क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस करेगी और ये रेजिस्टेंस जोन भी क्रॉस करेगा स्टॉक, और उसके ऊपर के लेवल हम देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। अब ऊपर कहां तक जा सकता है, अगर हम एग्जैक्ट देखें तो लगभग यहां तक स्टॉक जाने की चांसेस है। एग्जैक्ट अगर प्राइस देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है 1940 तक का लेवल, ये यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। अगर ये 1825 क्रॉस करता है तो 100-125 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देख सकते हैं हम, और उसके बाद के जो लेवल आएंगे वो लगभग आएंगे 2045 के आसपास। थोड़ा सा फिबोनाची भी लगा देते हैं, किस तरीके से फिबोनाची भी यहाँ पे काम करता है, और वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। ऑल टाइम हाई जो बना है वहां से लेके नीचे तक हम क्या करेंगे, फिबोनाची का टूल यहाँ पे लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा क्लोज यही से ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं, फिबोनाची में जाएंगे और रिट्रेसमेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हाई से लेके ये जो 1675 का लो बनाया है वहाँ तक अगर हम लगा देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 0.23 का लेवल है 1809 के आसपास का, वहीं पे स्टॉक रेजिस्ट हो रहा है 3-4 दिनों से। तो ये क्रॉस कर देगा तो 1894, जैसे हमने कहा था कि 1920 तक जा सकता है, तो 0.38 का लेवल आगे निकल के आता है। उसके ऊपर जाने पे 1962 जो कि 0.5 का लेवल है वहां तक स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, और उसके ऊपर 0.618 जो कि एक गोल्डन रेशो होता है वहां तक स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे पहले 1810 यहाँ पे जो फिबोनाची लेवल है 1810 के आसपास है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो 1825 है, क्योंकि एक जोन होता है, थोड़ा सा बफर हमें यहाँ पे पकड़ना होता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए। अगर 1825 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक में हम लोग यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था कोटक बैंक के ऊपर पूरा एनालिसिस, पूरा टेक्निकल एनालिसिस हमने बताया, फंडामेंटल्स किस तरीके से है ये भी हमने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको पूरा एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही स्टॉक के बारे में और भी कोई आपको स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट का प्रीमियम कंटेंट चाहिए, इससे भी ज़्यादा और कोई प्रीमियम कंटेंट जैसे कि स्ट्रैटेजी हो गई या फिर कोई कोर्स हो गया, तो आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ज्वाइन बटन से भी आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सो ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही अच्छा प्रीमियम कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।